मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, साइकोफिजिस्ट, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट। आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, कैपेसिटर्स एज एनर्जी स्टोर हाउस। इससे पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाइल मेरा यही होगा कि मैं इसकी समरी और भी बयान करूँगा। जिस स्लाइड के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी या आपके समझ ना आने के काबिल होगी या वजाहत तलब होगी, वहाँ रुक के मैं उसकी वजाहत करूँगा। इससे पहले कि वीडियो को हम शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले की तरह आप इस वीडियो को भी पजीराई देंगे, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने कोलीग्स, अपने तलबा तालबात और मेरे तलबा तालबात जो भी आपको मिले, क्योंकि ये सदका जारिया और सदका जारिया जहाँ तक पहुँच सके पहुँचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने पहले मेरी वीडियो को पजीराई दी है, इसको भी पजीराई देंगे। तो हम बढ़ते हैं बगैर किसी हिले हुज्जत के अपनी असल वीडियो की तरफ। कैपेसिटर, जिसको पुराने दौर में कंडेंसर भी कहा जाता था, ये बेसिकली पेयर और दो कंडक्टर्स का पेयर होता है, दो प्लेट्स जिनको हम इंसुलेशन के ज़रिए आपस में सेपरेट करते हैं। और इंसुलेटर मोस्टली डाइलेक्ट्रिक होता है, वो एयर भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है या ऑयल भी हो सकता है। तो मोस्टली जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश की है, कैपेसिटर को हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज स्टोर हाउस के तौर पे, करंट स्टोर हाउस के तौर पे और एनर्जी स्टोर हाउस के तौर पे। इससे पहले कि आगे हम इसकी वजाहत करें, क्योंकि आप वाक़फ़ हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक की मैसेज है, वो अगर आपको समझ आ जाए तो बाकी चीज़ें फिर आसानी से समझ आ जाती हैं। ये वो सारी एनालॉजी जो है वो बयान की गई है पानी के साथ से सिमेट्री, और ये आम फहम चीज़ है, इसको आप समझ लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो है उसके फ़्लो का आपस में क्या रिश्ता है। ये पाइप में से पानी गुजर रहा है और ऐसे कैपेसिटर में से करंट गुजरेगा। ये वेरिएबल है, जैसे पाइप का साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो पानी की स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये स्लाइडें वो बता रही हैं। अब ये कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, ये असल चीज़ है जो ये स्लाइडें आपके सामने आ रही हैं। इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताया गया है। इसमें असल जो समझने वाली चीज़ है, ये आपको नज़र आ रहा था पिछली स्लाइड में कि पॉजिटिव प्लेट जो है, एक प्लेट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो दूसरी प्लेट अंडरस्टूड है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस पॉइंट को समझने के लिए जो असल चीज़ है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो हम करते क्या हैं, कैपेसिटर को जब हम बैटरी के ज़रिए कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो प्लेट जो है मोर पॉजिटिव बन जाती है। और नेगेटिव प्लेट जो है जहाँ जिसको कनेक्शन नेगेटिव दिया होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं और वो मोर नेगेटिव बन जाती है। इस तरीके से चार्ज जो है फ़्लो करना शुरू कर देता है और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहता है जब तक इस पर जो चार्ज स्टोर हुआ है उसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो है, जो बाहर हमने बैटरी लगाई है, उसके इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। ऐसा अगर होता है तो फिर सैचुरेशन हो जाती है और फिर ये फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है और हम इसको कहते हैं कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। अब हमने इसको डिस्चार्ज कैसे करना है, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को डिस्चार्ज करते हैं करंट, हमें किसी चीज़ को देना पड़ता है, क्योंकि पहले इसमें करंट जो है वो आ चुका है। तो आमतौर पर जब हमने बैटरी इससे कनेक्ट की है तो अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के साथ एक लैंप या बल्ब जो है उसको कनेक्ट कर देंगे। होगा क्या, कैपेसिटर में जो चार्ज आया हुआ है वो रीबैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, तो करंट जो है वो फिर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बजाय इसके कि वो तारों के ज़रिए जाए, बल्ब जो कि जल रहा है या लैंप जल रहा है, तो करंट जो है वो वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा लैंप के ज़रिए या बल्ब के ज़रिए। और उस वक्त तक ऐसा होता रहेगा जब तक हमारा कैपेसिटर जो है फुली डिस्चार्ज ना हो जाए, यानी कि उसने जो एनर्जी स्टोर की थी वो ज़ाया ना कर ले। इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर। तो यहाँ चार्जिंग डिस्चार्जिंग जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जो है उसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। और सादा सा फार्मूला Q=CV जो है, वहाँ से हम उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। क्या उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो फैरड है, और फैरड कैसे बनेगा कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड के बराबर होगी जब वहाँ पे चार्ज स्टोर होगा 1 कूलम होगा।
और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस वक्त जो हमने अप्लाई किया हुआ है वो 1 वोल्ट होगा। अब इसमें जो स्टार्ट मैंने किया था चार्ज में, उसमें हमने रेजिस्टेंस को अटैच किया था बैटरी और कैपेसिटर के साथ। रेजिस्टेंस जो है हम क्यों सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इसकी बड़ी अहम वजह है। मसलन अगर हम फ़र्ज़ करें कैपेसिटर जो है वो थ्रू रेजिस्टेंस नहीं लेके आते तो वो होगा क्या, फौरी तौर पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और फौरी तौर पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और उसकी जो एनर्जी है, जो भी उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे काम नहीं आएगी, यानी हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होगा। तो कमांड एंड कंट्रोल हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस की मिकदार जो है वो उसका जो है डिलेड टाइम फिक्स करती है। इसको आगे जाके मैं टाइम कांस्टेंट कहूँगा। तो इस तरीके से उसका करंट या रिस्पांस जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट करना ज़रूरी है कैपेसिटर के साथ। अब हम जब रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटर के साथ लगाते हैं और बाहर बैटरी लगी होती है, तो होता क्या है कि कैपेसिटर जो है वो चूँकि चार्ज हुआ है तो उसको तो कोई मसला नहीं बनेगा उसके वोल्टेज को। वो चूँकि कैपेसिटर जो है उसका वोल्टेज जो है वो तकरीबन ज़ीरो है, तो रेजिस्टेंस दरमियान में जो है वो डायरेक्ट उसको रेजिस्ट करेगा। तो इसको हम कहेंगे कि बैटरी का जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो गया है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस की मिकदार फैसला करेगी पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आगे वो थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट का जिक्र करते हैं, फिर मैं स्लाइडें आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये जो कैपेसिटेंस की मैंने बात की है, ये वो स्लाइड आपके सामने है जो सारी चीज़ें बता रही है। ये एक थोड़ी सी सिमेट्री है कि आप देखें कि स्टोर जो है उसमें रबर बैंड बॉटल में आपने डाले हैं और वो मुकम्मल तकरीबन फुल हो गई है। तो जब वो फुल हो गई तो बोतल की जितनी कैपेसिटी है उतना उसमें चार्ज आएगा, और जब हम उससे ज़्यादा डालेंगे उसमें से आउट हो जाएगा। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की सिमेट्री हमने कायम की है। ये वो रेजिस्टेंस दरमियान में रिंग लगा के दिखाया गया है कि उसकी कैपेसिटेंस हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो जो अभी मैंने बात की थी बैटरी वाले रेजिस्टेंस की, ये वो है। और ये आपको नज़र आ रहा है कि करंट जो है वो 3 स्टेजेस में स्लो डिके है, फिर मीडियम डिके है, फिर फास्ट डिके है। लेकिन वो करंट का डिके जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस की मिकदार पे। और ये उसका जो है कितना चार्ज स्टोर हुआ है, कितना नहीं स्टोर हुआ, उसको आगे जाके मैं उसकी बयान करूँगा कि हम कैसे चार्ज स्टोर या ना स्टोर जो है उसको हम देखते हैं। एक चीज़ जो यहाँ याद रखने वाली वो ये है कि कैपेसिटर चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके होता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके जो है वो कभी भी ना ज़ीरो होता है ना 100 होता है। और यही कैपेसिटर के साथ है कि कैपेसिटर जो है ना 100% चार्ज होता है और ना ये 0% डिस्चार्ज होता है। ये इक्वेशन आपको यहाँ स्लाइड पर नज़र आ रही है, I=E⁻t⁻−T/RC या CR। जहाँ पे टी जो है ये टाइम कांस्टेंट है। इसको टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, पिछली इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि आपके जो वोल्टेज है बैटरी का जो है जो कैपेसिटर पे गया वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें जो वेरिएशन आएगी वो रेजिस्टेंस की वजह से आएगी। तो कांस्टेंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट की वजह से कांस्टेंट आया है। और टाइम जो है जब हम T=RC जो है इसके यूनिट निकालते हैं तो वो वही यूनिट निकल आते हैं जो टाइम के हैं, आगे इक्वेशन में बताऊंगा। लेकिन पहले हम इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, कितना डिस्चार्ज होता है। इस इक्वेशन में अगर हम टी की जगह टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें T=RC तो इसका जवाब आता है T=0.368 I0, यानी मैक्सिमम करंट जो है उसका 36.8 यानी 37% करंट जो है वो हमें मिलेगा जब कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा। तो इसी तरीके से हम इसको चार्ज में ले जा सकते हैं कि अगर हम कैपेसिटर जो है ये जो 37% है ये 100 में से निकाल दें तो 63% बनता है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। और इसका मतलब है कि 63 को हमें 100% लेना पड़ेगा, और यही जो है मैक्सिमम कैपेसिटर की चार्जिंग होती है। इसमें एक चीज़ जो बड़े आगे अहम हम देखेंगे, ये आगे नज़र आ रहा है कि कब तक कैपेसिटर चार्ज कब तक डिस्चार्ज होता है। तो ये आपको एक ग्राफ बता रहा है कि जब हम 5 RC लग जाते हैं तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। और इसकी आगे थोड़ी सी हमने ये लिमिट भी निकाली हुई है कि पहले टाइम कांस्टेंट पे ये 63% होता है, दूसरे पे 86% हो जाता है, तीसरे पे जाकर 95% हो जाता है, चौथे पे जाकर 98% और 5वें जाके 100% हो जाता है। तो इसीलिए
उसकी जो मैंने बात की थी, ये 3 RC तक हम गए हैं, 5 तक जाकर ये फुली चार्ज हो जाएगा। ये आपको एक्सटेंड कर्व नज़र आ रही है, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके दिखाया गया है, और दरमियान में एक पॉइंट है जहाँ पे वो क्रॉस कर रहे हैं। ये इसको हम स्टडी पॉइंट कहते हैं, या इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। तो दोनों तरफ आप देखें, नीचे वाली कर्व जो डिके की है, ऊपर वाली जो ग्रोथ की है, ये पैरेलल टू एक्सेस हो गई हैं, ये कहीं ख़त्म नहीं होंगी। इसको मैं अभी कह रहा था एक्सपोनेंशियल डिके। और ये कितनी जल्दी से होगा, कितने डिले के बाद होगा, ये R और C पे डिपेंड करता है, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो मैंने पीछे बात की थी 63% और 37% वाली, ये टाइम कांस्टेंट जो है ये इक्वेशन बता रही है। इसमें कांस्टेंट मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कांस्टेंट रहता है, उसमें वेरिएशन नहीं आती। वेरिएशन अगर हमने लानी है तो आएगी रेजिस्टेंस की वजह से और कैपेसिटी की वजह से। यानी जितना बड़ा अगर रेजिस्टेंस होगा तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, वो डिले एक्शन होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, टाइम कांस्टेंट कम होगा, फास्ट एक्शन होगा। इसी तरीके से अगर कैपेसिटर बड़ी कैपेसिटी का है वो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर कैपेसिटर छोटी कैपेसिटी का है तो कम लेगा। तो यूनिट की वजह से ये टाइम आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट की वजह से कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम हमने टाइम कांस्टेंट रखा है, और इसको हम RC सर्किट्स भी कहते हैं। और ये वो इक्वेशन है जिसमें हमने R और C की, R की जगह V और I पुट कर दिया, C की जगह Q और C पुट कर दिया, I की जगह फिर Q और T पुट कर दिया। तो इसमें बाकी जो बचा है वो T सेकंड बचा है। तो T सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है। और ऊपर मैंने लिखा हुआ स्टैंडर्ड जो है कि 5 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर फुली जो है वो चार्ज हो जाता है। अब कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा करना और या सर्किट में लगाना जो है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, इनकी पहचान क्या है कि अगर हम सारे पॉजिटिव इकट्ठे करके एक तार के साथ जोड़ दें और सारे नेगेटिव इकट्ठे करके तार के प्लेट के साथ जोड़ दें, तो वो जो कम्बिनेशन बनेगा इसमें वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करेगी, और नेट जितने आपने कनेक्शन लगाए होंगे सबकी कैपेसिटेंस को मिला के नेट कैपेसिटेंस बनेगी। और ये कम्बिनेशन होगा सीरीज़ कम्बिनेशन। और सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो नेट की जो कैपेसिटेंस है उसके बराबर होगा। अगर वो हम अल्टरनेटिव्स को जोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें चार्ज सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल वेरी होता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमने पोटेंशियल नेट ज़्यादा करना है या चार्ज ज़्यादा करना है, तो हम ये कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने दोनों ही करने हैं तो हम मिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्लाइडें आगे आ रही हैं जो आप देखेंगे, ये वो अभी इसी कॉम्बिनेशन पर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसकी मैंने आपको निशानी बताई है, ये वजाहत मैंने कर दी है बड़े सादा लफ्ज़ों में। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये वही चीज़ें बयान की गई हैं। इसके बाद एक चीज़ जो है वो बहुत अहम है कि एनर्जी स्टोर जो है वो, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में स्टोर करता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या होती है, ये वो काम करना पड़ता है जो बैटरी को चार्ज को मूव कराने के लिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, उस वक्त तक जब तक कि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज। और ये बड़ी सादा इक्वेशन जो है उसको हल करके हम निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन कौन सी है कि W=V/Q या V=W/Q। इसको अगर हम समेशन की शक्ल में या इंटीग्रेशन की शक्ल में 0 टू फुल चार्ज जो है इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है ½ CV²। और ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में कैपेसिटर में स्टोर होती है। और ये इक्वेशन जो है ये आगे आपको सर्किट बता रहा है, ये W=W/Q वाला काम है। और ये इसके काम जो है इसको आगे हमने शॉर्ट इंटरवल में करके समेशन की शक्ल में सिग्मा लगा के ये हमने इसको हल किया हुआ है, पहले समेशन में फिर इंटीग्रेशन में। और ये वो जवाब जो मैंने आपको बताया था इसका हल जो है ½ CV² आया हुआ है। और ये उसका वो फार्मूला है कि कितनी एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हम कर सकते हैं। और ये आगे फिर वो है कि कैपेसिटर जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मेडिकल साइंस में कुछ उसकी एप्लीकेशंस हैं, और कुछ ज़्यादा जो आम आपको किताबों में मिलेंगी वो है कि इनको रेडियो रिसीवर में और फिल्टर जो है और पावर सप्लाई में हम इनको इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, स्पार्क एलिमिनेट करने के लिए ऑटोमोबाइल में से, या इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में जो है
वहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। मोनीटर्स में जो कैथोड ट्यूब होती हैं वहाँ उनको इस्तेमाल किया जाता है। मोटर्स जो हैं उनको स्टार्टर के तौर पे इनके इस्तेमाल हम करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइसेस में ये लगे होते हैं। ये कुछ इसके ख़ास इस्तेमाल फ़ायदे हैं, ये यहाँ बयान किए गए हैं। इनको आप देख लेंगे, इनकी मैंने वजाहत कर दी है। ये कुछ की टर्म्स हैं इनका मैंने पीछे जिक्र किया है। इसको आप समरी कह लें या ओवरव्यू कह लें या रिवीजन एट ए ग्लांस कह लें, सारी बात आगे। फिर एक छोटा सा टेस्ट है, ये जो कुछ आपने किया है आप इस टेस्ट को दे के अपने खुद ग्रेडिंग कर सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग का आपको पता चलेगा ये वीडियो आपको कितनी समझ आई है। उसके बाद जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई ये की इसे आप चेक कर लें। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई उनको दोबारा पढ़ के देख लें। ये एनालॉजी है पानी के साथ कि कैपेसिटर और पानी जो है और पाइप का साइज़ जो है रेजिस्टेंस के हवाले से ये कैसे हमको फिट करते हैं। इसके बाद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो या कोई क्यूरी आपकी हो, आप मुझे ईमेल के ज़रिए या फ़ोन नंबर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप इसको लाइक करेंगे और अपने स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएँगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।